प्रिय छात्रों, आज हम लोग नए पाठ में निष्कर्षण और उसके विभिन्न रूपों परिवर्तन, प्रतिवर्तन इत्यादि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ से बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष एक प्रश्न 10 अंक का निश्चित रूप से आता है। इस कारण यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्षण निष्कर्षण का शाब्दिक अर्थ है निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। निष्कर्षण अंतरानुमान का एक मुख्य रूप है जिसमें दिए हुए तर्क वाक्य को सत्य मानते हुए उनमें से एक ऐसे तर्क वाक्य को निगमित करते हैं जिसका उद्देश्य पद या विधेय पद या दोनों ही पद दिए हुए तर्क वाक्य से भिन्न होते हैं। ये निष्कर्षण की परिभाषा है। अब निष्कर्षण के मुख्य रूप 4 होते हैं। नंबर 1 परिवर्तन, दूसरा है प्रतिवर्तन, तीसरा है परिवर्तित प्रतिवर्तन या प्रतिपरिवर्तन, चौथा नंबर है विपरिवर्तन या विपर्यय। इनमें से हमारे बोर्ड परीक्षा में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, परिवर्तन और प्रतिवर्तन। अब हम परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। परिवर्तन जब किसी तर्क वाक्य के उद्देश्य और विधेय पद का स्थान तार्किक नियमों के अनुसार आपस में बदल देते हैं तो उसे परिवर्तन कहते हैं। यानी कि उनका स्थान आपस में उद्देश्य की जगह विधेय को लिखते हैं और विधेय की जगह उद्देश्य को कर देते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, सरल परिवर्तन और परिमित परिवर्तन। सरल परिवर्तन जब परिवर्त एवं परिवर्तित तर्क वाक्य के परिमाण एक होते हैं। सरल परिवर्तन में परिमाण एक होता है और परिमित परिवर्तन में जब परिवर्तित तर्क वाक्य का परिमाण सर्वव्यापी होता है और परिवर्तित तर्क वाक्य का परिमाण अंशव्यापी होता है। यानी कि जब सर्वव्यापी से अंशव्यापी का निष्कर्ष निकालते हैं तो वो परिमित परिवर्तन कहलाता है। अब परिवर्तन के लिए दिया गया आधार वाक्य परिवर्त कहलाता है और परिवर्तन के बाद प्राप्त निष्कर्ष परिवर्तित कहलाता है। ये 2 नए शब्द हैं, इसे याद रखिएगा। अब परिवर्तन के नियम। परिवर्त जिसे आधार वाक्य भी बोलते हैं, परिवर्त का विधेय पद परिवर्तित का उद्देश्य पद बन जाता है। दूसरा है परिवर्त का उद्देश्य पद परिवर्तित का विधेय पद बन जाता है। यानी कि उद्देश्य और विधेय आपस में बदल दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। परिवर्त का गुण परिवर्तित में नहीं बदलता है। यानी कि परिवर्तन में किसी भी तर्क वाक्य का गुण नहीं बदला जाता है। गुण यानी कि स्वीकारात्मक है तो स्वीकारात्मक ही रहेगा, यदि तर्क वाक्य निषेधात्मक है तो निषेधात्मक ही रहेगा। परिवर्त में अव्याप्त पद परिवर्तित में व्याप्त नहीं हो सकता। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी पद यदि आधार वाक्य या परिवर्त में अव्याप्त है तो उसे निष्कर्ष में भी अव्याप्त ही होना चाहिए। यदि वह व्याप्त हो जाएगा तो अव्याप्त पद को व्याप्त करने का दोष होगा और वह अवैध हो जाएगा। वो तर्क वाक्य का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इस नियमों के आधार पर अपने चारों तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ का परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम हम ए तर्क वाक्य का परिवर्तन के विषय में जानेंगे। ए तर्क वाक्य का परिमित परिवर्तन आई तर्क वाक्य में होता है। परिमित यानी सीमित। मान लीजिए ए तर्क वाक्य लेते हैं परिवर्त, सभी संत भारतीय हैं। ये ए तर्क वाक्य है। इसमें उद्देश्य पद संत है और विधेय पद भारतीय है जो कि अव्याप्त है क्योंकि ए तर्क वाक्य में विधेय पद अव्याप्त होता है। यदि मान लीजिए हम इसका परिवर्तन कर देते हैं सभी भारतीय संत हैं, तो यहाँ पर भारतीय जो कि अव्याप्त है उसे व्याप्त करना होगा। इस कारण ये परिवर्तन हमारा गलत हो जाएगा।
इसलिए हम इसका परिमित परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम सभी के स्थान पर परिमाणक कुछ का प्रयोग करते हैं और इस कारण हमारा परिमित परिवर्तन होता है। और उद्देश्य के स्थान पर विधेय, विधेय के स्थान पर उद्देश्य रखते हैं। भारतीय विधेय है वो उद्देश्य की जगह आता है परिवर्तित में, और परिवर्त में जो उद्देश्य पद संत है वो परिवर्तित में विधेय की जगह हो जाता है। इस प्रकार ए तर्क वाक्य का परिमित परिवर्तन आई तर्क वाक्य में हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ई तर्क वाक्य का परिवर्तन। ई तर्क वाक्य का परिवर्तन ई तर्क वाक्य में ही होता है। यानी कि इसमें मान लीजिए उदाहरण में दिया हुआ है, परिवर्त क्या है, कोई नेता राजा नहीं है, ये ई तर्क वाक्य है। इसमें उद्देश्य पद नेता है और विधेय पद राजा है, दोनों ही पद व्याप्त होते हैं ई तर्क वाक्य में। अब देखिए परिवर्तित में भी हम क्या करते हैं, उद्देश्य के स्थान पर विधेय को रखते हैं और विधेय के स्थान पर उद्देश्य को रखते हैं परिवर्त में। और यदि उसका गुण निषेधात्मक है ई तर्क वाक्य का, तो उसका परिवर्तित का गुण भी निषेधात्मक ही होगा। उपरोक्त उदाहरण में परिवर्त का विधेय पद व उद्देश्य पद को परिवर्तित में क्रमशः उद्देश्य पद व विधेय पद हो जाता है। परिवर्त ई तर्क वाक्य में दोनों ही पद व्याप्त होते हैं, इस कारण ये परिवर्तित में भी व्याप्त हैं। इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है कि ई तर्क वाक्य का परिवर्तन ई तर्क वाक्य में भी ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आई तर्क वाक्य का परिवर्तन। आई तर्क वाक्य का परिवर्तन आई तर्क वाक्य में ही होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ परिवर्त में है कुछ संत भारतीय हैं, इसका परिवर्तित रूप होगा कुछ भारतीय संत हैं। यहाँ पर इस तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय को आपस में स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवर्त का उद्देश्य पद संत है जो परिवर्तित में विधेय हो गया है, विधेय पद बन गया है, और परिवर्त में जो विधेय पद भारतीय है वो परिवर्तित में उद्देश्य पद हो गया है। इस प्रकार आई तर्क वाक्य का परिवर्तन आई तर्क वाक्य में ही होता है। आई तर्क वाक्य में उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों ही पद अव्याप्त होते हैं और परिवर्तित करने के बाद भी ये पद अव्याप्त ही रहते हैं। अब हम अपने अंतिम तर्क वाक्य की ओर बढ़ते हैं, ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन। ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं होता। इसके कुछ कारण हैं। जैसे मान लीजिए ओ तर्क वाक्य दिया हुआ है, कुछ नेता राजा नहीं हैं, ये ओ तर्क वाक्य है। इसका परिवर्तित यदि मान लीजिए हम करते हैं, कुछ राजा नेता नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसे जान लेते हैं। जिसे देखिए हम जानते हैं कि ओ तर्क वाक्य में विधेय पद व्याप्त होता है। यहाँ हमारा विधेय पद है राजा है और नेता हमारा उद्देश्य पद है। उद्देश्य पद क्या है मेरा, अव्याप्त है, अव्याप्त है। नेता क्या है, अव्याप्त है। अब परिवर्तित करते हैं तो ये नेता हमारा व्याप्त हो जाएगा और अव्याप्त पद व्याप्त नहीं होना चाहिए, किंतु यहाँ पर व्याप्त हो जाता है। इस कारण ये हमारा ओ तर्क वाक्य अवैध होगा और ओ तर्क वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। तो ओ तर्क वाक्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओ तर्क वाक्य क्यों परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अव्याप्त पद को व्याप्त किया जाता है। इस कारण ये ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि ए तर्क वाक्य का परिमित परिवर्तन आई तर्क वाक्य में होता है, ई तर्क वाक्य का परिवर्तन ई में ही होता है और आई तर्क वाक्य का परिवर्तन आई में ही होता है, आई तर्क वाक्य में ही होता है, किंतु ओ तर्क वाक्य का परिवर्तन संभव नहीं है। इसको आप संक्षेप में एक बार स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।